नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, जैसा हमने कहा था कि एग्रीकल्चर का एक वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं जिसमें हमने आपके साथ फसलों का डेटा शेयर किया। आज की इस क्लास में जो बचा हुआ हिस्सा है जिसमें एग्रीकल्चर का जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड पिछले एक साल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं और साथ ही साथ एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनकी चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। हमने पिछले एक साल का पूरा करंट अफेयर्स भी इंक्लूड कर लिया है साथियों। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको भी इंक्लूड कर लिया है और इकोनॉमी में जो टॉपिक दिया हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियां, उसमें कृषि भी एक टॉपिक है, तो वो डेटा हमने इकोनॉमिक सर्वे से लिया है, तो वो डेटा भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले एक जानकारी मैं देना चाहूँगा कि तंबाकू के उत्पादन को लेकर के बड़ा डाउट है। देखिए, मुझे अभी उसका सही डेटा नहीं मिला है। हमने टेलीग्राम में भी आपके साथ शेयर कर दिया था कि कहीं पर पहले नंबर पर गुजरात है, कहीं पर पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है। हालांकि जो एफबीसी टोबैको होता है, जो कंज्यूम किया जाता है प्राइमरली, उसमें आंध्र प्रदेश ही नंबर 1 पर है। ये हमने 2 से 3 जगह पर क्रॉस चेक किया है, पर गुजरात वाला डेटा मुझे 2 जगह मिला है, 1-2 जगह नहीं मिला है। तो उसको लेकर के अभी मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, वो थोड़ा सा आप लोग सर्च कर लेंगे अपने end। बाकी डेटा उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि अधिकांश बातें भारत के इकोनॉमिक सर्वे में दी हुई थी, इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे में दी हुई थी साथियों। तो क्लास को शुरू करेंगे उससे पहले आपको एक जानकारी और दे दूं कि प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। यहीं पर आपको क्लास का पीडीएफ मिलेगा। रेगुलर बेसिस पर हमारी क्लासेस हो रही हैं और यहाँ जाकर के आप क्लास का पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। अगली बात, पहले हम थोड़ा सा फसलों को रिकॉल कर लेते हैं और एक चीज और है, एक नई रिपोर्ट भी आई है, वो भी आपके साथ मुझे शेयर करना है। तो 2 मिनट पहले हम रिवीजन कर लें, जो इंपॉर्टेंट बातें थी उन्हें एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं साथियों। तो समझ पाइएगा इसमें कि कुल खाद्यान्न में, टोटल फूड ग्रेन में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है। कुल मोटे अनाज में नंबर 1 पर राजस्थान है। कुल दलहन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। तिलहन में राजस्थान नंबर 1 पर है। तो ये हमने याद किया था कि मोटे दलहन में, साथियों दलहन में याद रखिए मध्य प्रदेश नंबर 1 पर। वहीं अगर मोटे अनाज और तिलहन की बात हो तो राजस्थान नंबर 1 पर है। कुल अनाज में यूपी नंबर 1, एमपी नंबर 2 और पंजाब नंबर 3 पर है। याद भी करा दिया था। इसके बाद चावल तेलंगाना, गेहूं उत्तर प्रदेश, मक्का कर्नाटक, ज्वार महाराष्ट्र, बाजरा राजस्थान, रागी कर्नाटक, स्मॉल मिलेट छोटे मिलेट इसमें मध्य प्रदेश, अरहर कर्नाटक, मूंगफली गुजरात, सोयाबीन मध्य प्रदेश, सूरजमुखी कर्नाटक, सरसों राजस्थान, गन्ना उत्तर प्रदेश, चाय असम, कॉफ़ी कर्नाटक, कपास गुजरात, जूट पश्चिम बंगाल, तंबाकू ये कंट्रोवर्शियल है, यह जरा एक बार आप देख लेंगे, रबर केरल, ठीक है, और चना मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। तो ये हमने लिस्ट पिछले बार डिस्कस की थी। अब हाल ही में साथियों, ये नवंबर 2024 की बात है। नवंबर 2024 में एक रिपोर्ट आया है जिसका नाम है बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स 2024, जिसका नाम है साथियों बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024। और इस रिपोर्ट में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, दुग्ध के उत्पादन से संबंधित, मिल्क, एग, वुलन, इन सब से रिलेटेड बातें दी गई हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है तो ये समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें लिखा हुआ है साथियों कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। इंडिया क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। दूसरी बात, अगर हम शीर्ष राज्यों की बात करें तो इसमें यूपी नंबर 1, राजस्थान नंबर 2 और मध्य प्रदेश नंबर 3 पर आता है। तो दुग्ध उत्पादक, मिल्क प्रोडक्शन में भी मध्य प्रदेश नंबर 3 पर है, टॉप 3 में शामिल है। नंबर 1 राजस्थान उत्तर प्रदेश, नंबर 2 राजस्थान और 3 नंबर पर है एमपी। अगली चीज, जो पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी है, प्रति व्यक्ति
प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है साथियों, वो 459 ग्राम पर पर्सन पर डे है। लगभग 450 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से दुग्ध की उपलब्धता है जो बढ़ चुकी। पुराने डेटा के हिसाब से ये इंक्रीज हुआ है। अगली चीज, अंडा उत्पादन, एग के प्रोडक्शन में भारत दूसरे नंबर पर आता है दुनिया। इंडिया का सेकंड रैंक है अंडा के उत्पादन में। राज्यों में आंध्र प्रदेश नंबर 1, तमिलनाडु नंबर 2 और तेलंगाना नंबर 3 पर है। वहीं मांस उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1, यूपी नंबर 2 और महाराष्ट्र नंबर 3। ऊन के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर है, जम्मू कश्मीर नंबर 2 पर है और गुजरात नंबर 3 पर है। तो ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग हो सकता है। आपने देखा ऊन, आपको लगेगा जम्मू कश्मीर, ऐसा नहीं है। ऊन उत्पादन में राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात। मांस उत्पादन में वेस्ट बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र। अंडा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। दूध यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अब इसी तरह मछलियों का डेटा भी आया है साथियों कि मछलियों में अंडे में नंबर 1 आंध्र प्रदेश है, मछलियों में भी नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पश्चिम बंगाल और नंबर 3 गुजरात। तो मछली और अंडे दोनों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का स्थान पहला है। एक बात और आपको बता दूं कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है और अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में भारत का दुनिया में पहला स्थान। इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है दुनिया की और फर्स्ट रैंक आती है इनलैंड फिशरीज के प्रोडक्शन। तो ये नया डेटा है, ये आपको याद रखना है कि इंडिया किस चीज में नंबर 1 नंबर 2 है। तो आप याद कर लें कि सर मिल्क में इंडिया किस रैंक पर है, नंबर 1 पर है। एग में इंडिया किस रैंक पर है, सर नंबर 2 पर है। और फिश में इंडिया किस रैंक पर है, नंबर 3 पर है। लेकिन इनलैंड जो नदियों वगैरह में फिश होता है, नदियों में, तालाबों में, इन सब में इंडिया नंबर 1 है। 70% कॉन्ट्रीब्यूशन है इन चीजों में इंडिया। तो इनलैंड फिश प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 है। आंतरिक मछली उत्पादन में भारत नंबर 1 है, लेकिन ओवरऑल तीसरे नंबर पर। मिल्क में नंबर 1, एग में नंबर 2। ये याद रखिएगा और फिर से रिपीट कर लें कि जब दुग्ध उत्पादन की बात आएगी मिल्क, तो मिल्क में यूपी नंबर 1 पर है। एग और फिश में आंध्र नंबर 1 पर है। मीट में वेस्ट बंगाल नंबर 1 पर है और वूल अर्थात ऊन में राजस्थान नंबर 1 पर है। ये याद रखिए। तो ये हमने और अपडेट कर दिया है। आज जो पीडीएफ दूंगा उसमें हम ये वाली चीज भी इंक्लूड कर देंगे। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा कर लेते हैं साथियों कि इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से एग्रीकल्चर का क्या डेटा है। आर्थिकी के हिसाब से कृषि के बारे में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आइएगा, देखिएगा जरा ध्यान से इन चीजों। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि भारत की जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर है, इंडिया का जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 8.2% रहा है। ये ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में हमने आपको बता दिया कि भारत की जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर है वो 8.2% रही है, 8.2% रही है। वहीं साथियों जो जीवीए है, अब जीवीए और जीडीपी में एक बहुत बेसिक अंतर ये होता है कि जीडीपी पूरी इकोनॉमी की पिक्चर को प्रेजेंट करता है, जबकि जीवीए सेक्टोरल पिक्चर प्रेजेंट करता है, क्षेत्रवार आंकड़ों को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जीवीए की जो वृद्धि दर है वो 7.2% है बेस ईयर 2011-12 के हिसाब से। बेस ईयर एक ऐसी अवधारणा है जिसमें एक वर्ष के आंकड़ों से तुलना की जाती है कि हमेशा वो एक आधार वर्ष मान लिया जाता है और उस आधार वर्ष से ही आगे के आंकड़ों की तुलना की जाती है साथियों। ठीक है, यहां तक उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद जो अगला है कि चालू कीमत, करंट प्राइस। अगर चालू कीमतों पर हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन में अलग अलग क्षेत्रों की भागीदारी देखें, जहां से सवाल बनता भी है कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन में अलग अलग क्षेत्रों की भागीदारी क्या है, अलग अलग जो सेक्टर हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो कृषि में ये भागीदारी 17.7% की है, उद्योग में 27.6% की है और सेवा क्षेत्र में 54.7%
7% की भागीदारी है। तो कृषि की भागीदारी जीवीए में 17.7% है, ये आपको याद रखना। इंडस्ट्री 26.7% और सेवा क्षेत्र अर्थात सर्विस सेक्टर 54.7%। तो अगर हम ये समझें कि हमारी इकोनॉमी ना एक अलग मोड़ पर खड़ी है, जनसंख्या के हिसाब से भारत की जो इकोनॉमी है, इंडिया की जो इकोनॉमी है, वो एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। जनसंख्या के आधार पर भारत की जो अर्थव्यवस्था है साथियों, वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भारत की 50% से अधिक आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई है। लेकिन अगर हम जीडीपी या जीवीए में योगदान के अनुसार समझें तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी है उसमें सेवा क्षेत्र की भागीदारी 50% से ज्यादा है। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 50% से ज्यादा है। फिलहाल ये डेटा हमें याद रखना है साथियों कि कृषि की भागीदारी जीवीए में 17.7% है, उद्योग 27.6% है और सेवा क्षेत्र में 54.7%। ये चीजें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसके बाद कुछ और बातें समझें आप कि जीडीपी में कृषि का जो योगदान है, अभी ये जीवीए का कंट्रीब्यूशन था, अब वही योगदान अगर आप जीडीपी में समझें साथियों तो 1950-51 में कृषि की जीडीपी में भागीदारी 56.46% थी और वहीं 2023-24 में यह भागीदारी 18.20% है चालू कीमतों के आधार पर। अब आप कहेंगे क्या सर हमें इतना पूरा डेटा याद रखना है? नहीं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। एक तो ऑर्डर पूछ सकता है कि ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर यह है कि सेवा क्षेत्र की भागीदारी सबसे ज्यादा है, उसके बाद इंडस्ट्री आता है और उसके बाद एग्रीकल्चर आता है। सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी है? सेवा क्षेत्र की, उसके बाद इंडस्ट्री, उसके बाद एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का डेटा जरूर याद रख लें कि एग्रीकल्चर अगर जीवीए में पूछा जाए तो 17% है और वहीं अगर जीडीपी करंट प्राइस पर पूछा जाए तो 18% की भागीदारी। और 1950-51 में हम 56% कंट्रीब्यूशन सिर्फ एग्रीकल्चर से कर रहे। तो अच्छा, ये अच्छी बात नहीं है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे अधिक हिस्सा सेकेंडरी और टर्सरी से आना चाहिए, तभी वो देश विकसित अर्थव्यवस्था बन पाता है, डेवलप्ड कंट्री बन पाता है। तो ये छोटा छोटा डेटा याद रखें। अगली चीज, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 54.6% आबादी कृषि कार्यों पर निर्भर है। हालांकि नया डेटा यह कहता है कि अभी की जनसंख्या 42% है। तो अब एग्जाम में ये पूछेगा, एग्जाम में क्लियर करके पूछेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, तो आप जवाब देंगे 54.6% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर या कृषि पर निर्भर है। ठीक है, और सारा डेटा अभी हम रिकॉल भी करा देंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट। इसके बाद समझे साथियों आगे क्या है कि 2023-24 में कृषि वृद्धि दर भारत की 1.4% रही है। अब ये गिरावट आई है। गिरावट इसलिए आई है कि 2022-23 में भारत का जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ था वो 4.7% था, लेकिन अभी 1.4% है। तो एग्रीकल्चर में तो वृद्धि हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कृषि क्षेत्र का विकास हुआ है, लेकिन उस विकास की रफ्तार धीमी पड़ गई है। उस ग्रोथ का जो रेट है वो स्लो हो गया है। पहले वो रेट 4.7 था, इस बार वो रेट 1.4 रहा है। अब सरकार से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो गवर्नमेंट कह रही है कि मानसून थोड़ा कमजोर रहा और साथ ही साथ में इकोनॉमिक सर्वे में यह मेंशन किया गया है कि इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार एल नीनो का प्रभाव भी रहा है। एल नीनो की वजह से मानसून कमजोर रहा और मानसून कमजोर होने की वजह से उत्पादन में भी कमी देखी गई। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी कहती है कि पिछले 5 सालों में हमारी एग्रीकल्चर जो है वो 4.18 की दर से बढ़ी है।
अगर आप पिछले 5 सालों का औसत निकालें तो 4.18 का है। तो हाँ, ये हम मान सकते हैं कि शायद इस साल गिरावट आई है, अगले साल ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और अभी 31 तारीख को इकोनॉमिक सर्वे आएगा, हो सकता है बेहतर हो जाए, लेकिन वो इकोनॉमिक सर्वे अभी आपको नहीं पढ़ना है, वो एग्जाम के बाद। अगली चीज़ समझे, प्रमुख उत्पादन। अब ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो खाद्यान्न है, अर्थात जो फूड ग्रेन है, साथी इंपॉर्टेंट बात है, हमारे खाद्यान्न के उत्पादन में कमी आई, दालों के उत्पादन में भी कमी आई है। आपको डेटा में परसेंट याद नहीं रखना है, आपको ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि अच्छा, दालों के उत्पादन में कमी आई है, खाद्यान्न अर्थात फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में भी कमी आई है। वहीं जो श्री अन्न है, तुअर और मसूर की दाल है, इसमें बढ़ोतरी हुई। श्री अन्न मतलब मोटा अनाज, तो मोटे अनाज में वृद्धि हुई है। दालों के तुअर और मसूर की दाल में वृद्धि हुई है, और तिलहन के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। जो ऑयल सीड हैं उनमें भी वृद्धि हुई। ये याद रख लेना है, हमें सिंपल स्टेटमेंट याद रखना है कि देखें, कृषि की ग्रोथ हुई है, इसमें डाउट नहीं है, ग्रोथ रेट कम हो गई। कृषि में विकास हुआ है, पर विकास की दर धीमी हो गई है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये याद रखें कि खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई है, फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में कमी आई है, दालों के उत्पादन में कमी आई है, पल्सेस के प्रोडक्शन में भी कमी आई है, लेकिन तिलहन और मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई है। ऑयल सीड और जो मिलेट हैं, इनके प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है साथियों, और तुअर और मसूर की दाल भी बढ़ी है। ठीक, अगर जीवीए में, कृषि जीवीए, एग्रीकल्चरल जीवीए में जो फसल की भागीदारी है वो 55.28% है, पशुधन और मत्स्य का अनाज से बेहतर प्रदर्शन रहा है। सर इस बात को समझाइए, अब तो दिमाग में कंफ्यूजन आ गया। अभी आपने कहा था कि भारत के जीवीए में कृषि का योगदान 17.7% है, और यहां आप कह रहे हैं कि कृषि जीवीए में फसल की भागीदारी 55.28 है। एग्रीकल्चर जीवीए में क्रॉप का जो कंट्रीब्यूशन है वो 55.28% है। ये बात हमें समझ में नहीं। देखो, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर में सिर्फ फसलें नहीं आती, एग्रीकल्चर में फसलों के साथ साथ बागवानी, मत्स्य, पशुपालन भी आता है। तो ये बात आपको समझना होगा कि जैसे कृषि है, अब कृषि में फसल भी आ गया, कृषि में पशुपालन भी आ गया, कृषि में मत्स्य भी आ गया। तो इस 17.7% में फसल की भागीदारी 55%, और ये कह रहा है कि फसलों में उतनी वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन पशुपालन और मत्स्य में वृद्धि हुई है। क्रॉप में उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन साथियों, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज, इसमें इंक्रीज हुआ है। डेटा वाली क्लास, एनर्जी भी ज्यादा लगती है, पर समझ जाइए बातों को, बस उतना मेरा प्रयास। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये इंग्लिश में भी है, वैसे इंग्लिश में बोलते रहूं तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी, लेकिन पीडीएफ जब आप पढ़ेंगे तो इंग्लिश में भी पीडीएफ है। इसके लिए शुभम गुप्ता पीडीएफ मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। फिर समझे साथियों कि भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, इंडिया की वर्ल्ड में रैंकिंग कौन सी है। तो फूल, दाल और मसाले, फूल, दाल और मसाले अर्थात फ्लावर, पल्सेस और स्पाइसेस, फ्लावर, पल्सेस और स्पाइसेस, इसमें भारत पहले स्थान पर है। अच्छा, अभी हम एक चीज और जोड़ दें कि सर अभी हमने दूध के बारे में भी पढ़ा था, तो देखिए दूध भी इसमें ऐड कर सकते कि फ्लावर, पल्सेस, स्पाइसेस, मिल्क, इनलैंड फिशरी, इन सब में हम नंबर 1 पर हैं। फूल, दाल, मसाले, दूध, आंतरिक मछली उत्पादन, हल्दी के उत्पादन में, इन सब में हम नंबर 1 पर हैं सर। वहीं भारत का जो दूसरा स्थान है वो चावल, गेहूं, कपास और गन्ना, इनमें भारत का दूसरा स्थान। तो ये याद रखने वाली बात कि फूल, दाल, मसाले, दुग्ध उत्पादन, आंतरिक मछली उत्पादन और हल्दी के उत्पादन में हम नंबर 1 पर। फ्लावर, पल्सेस, स्पाइसेस, मिल्क, इनलैंड फिशरी एंड टर्मरिक, इनके प्रोडक्शन में इंडिया इज नंबर 1। वहीं राइस, व्हीट,
कॉटन एंड शुगर केन, अर्थात चावल, गेहूं, कपास और गन्ना, इनके उत्पादन में हम नंबर 2 पर है। ठीक है साथियों, इसके बाद आप समझें, पिछले 10 वर्षों में दलहन और तिलहन के उत्पादन में 43% और तिलहन के उत्पादन में 44% वृद्धि हुई है। अच्छा, ये क्यों हुआ है? हमारे यहाँ पर पिछले 10 वर्षों में, लास्ट 10 ईयर में, जो पल्सेस हैं उनके प्रोडक्शन में 43% और जो ऑयल सीड हैं उनके प्रोडक्शन में 44% का इंक्रीज हुआ है। दालों के उत्पादन में 43% की वृद्धि और जो तिलहन है उनके उत्पादन में 44% की वृद्धि आई है। ऐसा 2 कारणों से हुआ है कि भारत दुनिया का वेजिटेबल ऑयल का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। कहने का मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है। डिमांड इतनी ज्यादा है कि साथियों हमें ऑयल और पल्सेस बाहर से बुलानी पड़ती हैं। हमें तेल और दालें दूसरे देशों से बुलानी पड़ती हैं। भारत इतनी ज्यादा मांग, तो मांग है तो किसान आपूर्ति कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पैसा अच्छा मिल रहा है। तो दोनों में हमें वृद्धि देखने के लिए मिली और ये इस साल भी दिखा हमें। इस साल एक चीज बस उल्टी हुई है कि दालों के उत्पादन में मामूली सी गिरावट आई है, लेकिन तिलहन के उत्पादन में गिरावट नहीं आई। तिलहन का उत्पादन तो बढ़ा ही है। ठीक है, क्योंकि डिमांड अच्छी, जब डिमांड अच्छी होगी तो फिर सप्लाई साइड भी अच्छी होगी। अब इसमें देखिए कुछ डेटा है कि 2016 से 23 तक कृषि में जो सकल पूंजी निर्माण हुआ है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, 2016 से 23 तक की बात हो रही है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन उसमें 9.7%। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि कृषि को बेहतर बनाने में, मशीनरी में, इक्विपमेंट में क्या खर्च किया, कृषि में निवेश कितना किया। तो जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है उसमें वृद्धि हुई। ये इतना डिटेल नहीं पूछेगा, भूल जाओ। खाद्य तेल उत्पादन में 17.5% की वृद्धि, तो आयात में कमी। बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है। ठीक है, अब ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर एडिबल ऑयल इसमें 17.5% का इंक्रीज हुआ है, एडिबल ऑयल में 17.5% का इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन में, इसकी वजह से आयात में कमी आ गई। इसकी वजह से साथियों जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस इंपोर्ट में बहुत कमी आ गई। अब ये चीज हमेशा आपको याद रखनी है, कंटिन्यूअसली इंडिया में होगा कि सर अगर भारत में तिलहन, अगर इंडिया में तिलहन का उत्पादन बढ़ रहा है, जो हमने देखा कि पिछले 10 सालों में 44% का ग्रोथ है, इवन 2023-24 में भी हमें ग्रोथ देखने के लिए मिली है। तो अल्टीमेट सी बात है कि खाद्य तेलों का उत्पादन भी बढ़ेगा और अगर एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसका परिणाम यह होगा कि जो हम आयात कर रहे हैं, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो इंपोर्ट कम होगा। तो ये ना स्टेटमेंट बन जाते हैं कई कि अच्छा अब बता दो खाद्य तेलों के उत्पादन में क्या हुआ है, कमी आई है, वृद्धि हुई है, आयात कम हुआ है, ज्यादा हुआ है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं। अच्छा, ये पता है कैसी चीज है कि अगर मान लो अगले साल आप खुद से पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक सर्वे में सिर्फ आप इस डेटा को अपडेट कर लो, अच्छा क्या ट्रेंड देखने के लिए मिला है, वो चीज आपको समझ में आ जाएगी। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे में कुछ बार डेटा नहीं भी दिया रहता है, अलग बात है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान निरंतर कम होता जा रहा है, जो इसके विकासशील अर्थव्यवस्था से विकसित ओर जाने का संकेत है। अभी हमने बताया, ये वाला फैक्ट भी याद रखो, ये फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है साथियों, दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो कृषि वर्ष है, जो एग्रीकल्चरल ईयर है, वो 1 जुलाई से 30 जून होता है भारत में। वेरी इंपॉर्टेंट। जो भारत में कृषि वर्ष होता है, एग्रीकल्चर ईयर होता है, वो 1 जुलाई से 30 जून का होता है। 1 जुलाई से 30 जून का होता है, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है यहां से। देखो मच्छर भी पड़ रहा है हमारे साथ साथ यहाँ पे, भी स्क्रीन पर बैठा था, अब स्क्रीन के नीचे चला गया। थोड़ा दूर हो जाए भाई, अब इन लोगों को पढ़ लेने दे। 2022-23 में प्रसंस्कृत खाद्य सहित कृषि खाद्य निर्यात की बात हो रही है, अब एक्सपोर्ट की बात हो रही है साथियों, एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट
एग्रीकल्चर का इंक्लूडिंग प्रोसेस्ड फूड, कृषि उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, इनका जो इंडिया के एक्सपोर्ट में परसेंटेज है दैट इज 11.7%। याद रखिएगा, मैं रिपीट करता हूं, कृषि और खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों का भारत के कुल निर्यात में 11.7% का योगदान, 11.7% का कंट्रीब्यूशन, लगभग $50 बिलियन का हमने निर्यात किया है। और भारत अपने खाद्यान्न का 7% से अधिक जो भी हमारा फूड ग्रेन है, जैसे मान लीजिए हमने 100 किलोग्राम अनाज उगाया, अनाज मतलब होता है फूड ग्रेन उगाया, तो इसमें से 7 किलो का हम क्या कर रहे हैं, निर्यात कर, एक्सपोर्ट कर। इसमें मुख्य रूप से चाय, जूट, ये अलग है, ये कैश क्रॉप में आ रही है, ठीक है। चाय, जूट, काजू, तंबाकू, कॉफी, मसाले, मतलब कैश क्रॉप का ज्यादा निर्यात हो रहा है। फूड ग्रेन में चावल वगैरह बेचते हैं हम, कुछ जगह गेहूं भी बेचते हैं। वैश्विक निर्यात में भारत का जो स्थान है वो 7वां है, और पहले नंबर पर कौन है, अमेरिका। तो वैश्विक निर्यात में भारत 7वें नंबर पर है और अमेरिका नंबर 1 पर है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की बात हो रही है, कृषि उत्पादों की बात हो रही है, ठीक है जी। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश में भी लिखा है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, अभी पूरा डेटा मैं रिकॉल भी करा दूंगा तो आपको सारी चीजें बहुत इजीली याद हो जाएंगी, आपको बिल्कुल किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है साथियों। चलिए, इसके बाद थोड़ी बातें और, भारत द्वारा किन चीजों का आयात किया जाता है, तो हम सभी जानते हैं खाद्य तेल, हालांकि उसमें भी कमी आई है। भारत जो कृषि उत्पादों का आयात करता है, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें 4.1% का डिक्लाइन है, विच इज गुड, विच इज गुड, ठीक है। कृषि और खाद्य पदार्थों के वैश्विक आयात में भारत 8वें स्थान पर है, नंबर 1 पर चाइना है। अब देखो सवाल क्या बनेगा, कृषि और खाद्य पदार्थों के निर्यात में भारत कौन से स्थान पर है, एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में इंडिया का कौन सा नंबर है, 7वां, ठीक है, 7वां। और वहीं कृषि और खाद्य पदार्थों के आयात में अर्थात इंपोर्ट में, बाहर से अंदर बुलाने में चीजें, कौन से स्थान पर हैं, हम 8वें नंबर पर हैं, ठीक है। निर्यात में 7वें नंबर पर, आयात में 8वें नंबर पर, यह चीज याद रखना है। फिर 2022-23 में घरेलू मांग का 57% तेल का आयात किया गया है। मतलब अभी भी सोच के देखिए, खाद्यान्न मतलब एडिबल ऑयल की मांग कितनी ज्यादा है इंडिया में, सोच के देखें जरा, कि लगातार पिछले 10 सालों में 44% तिलहन के उत्पादन में वृद्धि हुई है, खाद्य तेल के उत्पादन में 17% की वृद्धि है। उसके बाद भी इंडिया अभी आधे से अधिक एडिबल ऑयल विदेशों से मंगाता है। दुख की बात यह है कि अधिकांशतः ये पाम ऑयल हम मंगाते हैं, और पाम ऑयल अच्छा नहीं माना जाता स्वास्थ्य के। मैक्सिमम जगह पर पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, विच इज नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर द हेल्थ। मैं हमेशा अपने जितने भी दोस्त हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूं कभी भी कोई भी पैकेट आइटम खरीदो, हमेशा इंग्रेडिएंट पढ़ा करो। मैक्सिमम प्रोडक्ट में पाम ऑयल है। ये लेस जैसी कंपनियां, हाल ही में इन्होंने भारत में वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल करना शुरू किया है, ये लगातार पाम ऑयल यूज कर, और बाहर ये पाम ऑयल यूज नहीं करते, इंडिया में ये पाम ऑयल यूज करते कॉस्ट कटिंग करने के, ठीक है। इसके बाद आप समझें कि दुनिया में जो खाद्यान्न उत्पादक देश हैं, दुनिया के टॉप फूड ग्रेन प्रोड्यूसर कंट्री हैं, उसमें नंबर 1 पर चीन है, नंबर 2 पर अमेरिका है, और भारत नंबर 3 पर है। तो दुनिया में साथियों भारत का तीसरा स्थान है खाद्यान्न उत्पादन देशों में। उर्वरक उत्पादन में चीन नंबर 1 पर, अमेरिका नंबर 2 पर, भारत नंबर 3 पर। फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1, अमेरिका नंबर 2, और सॉरी चाइना नंबर 1, अमेरिका नंबर 2, इंडिया नंबर 3। उर्वरक के उपभोग में, फर्टिलाइजर के कंजम्पशन में चाइना नंबर 1, इंडिया नंबर 2 एंड अमेरिका नंबर 3। हमें बस इतना याद रखना है कि फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन और फर्टिलाइजर के कंजम्पशन में, उर्वरक के उत्पादन और उर्वरक के उपभोग में चीन नंबर 1 पर है। उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पर है और उपभोग में भारत दूसरे नंबर पर है, ये याद रखना, ठीक है साथियों। अब ये
डेटा है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, ये जरूर याद रखने कि उर्वरक खपत भारत में सबसे अधिक यूपी में होती है, महाराष्ट्र में होती है, एमपी में होती है। वहीं अगर पर हेक्टेयर कंजम्पशन की बात की जाए तो वो पंजाब में बहुत ज्यादा, पर हेक्टेयर कंजम्पशन में पंजाब में बहुत ज्यादा। ठीक, ये थोड़ी सी जानकारी और ले लें। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य नंबर 1 यूपी, नंबर दूसरे पर एम। ओके, ये याद रखिएगा कि स्टेट विद द लार्जेस्ट इरिगेशन एरिया नंबर 1 यूपी, नंबर दूसरा। और भारत में सिंचाई के प्रमुख स्रोत क्या हैं ये भी समझ जाइए, प्रीलिम्स में पहले भी प्रश्न बन चुका है। भारत में सबसे अधिक सिंचाई जो होती है वो ट्यूबवेल से होती है। ट्यूबवेल के बाद कैनाल्स आते हैं, नहर आते हैं, उसके बाद कुएं आते हैं, फिर पौंड आते हैं और फिर अन्य स्रोत आते हैं। तो भारत में सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो ट्यूबवेल से होती है, फिर नहरों का नंबर आता है, फिर कुओं का नंबर आता है और फिर तालाबों का नंबर आता है। ये क्रम है सर, दिस इज दी। ठीक, ये थोड़ा सा और एक जानकारी देना था आपको, इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये समझें कि भारत में ना एनपीके ये बहुत ज्यादा टर्म यूज किया जाता है जब भी कृषि में उर्वरक की बात होती है। तो एनपीके होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन के लिए यूरिया आता है, फास्फोरस के लिए हम डीएपी लाते हैं, पोटेशियम के लिए हम एमओपी लाते हैं। जो भी व्यक्ति जुड़ा है कृषि से, क्योंकि हमारे घर में खेती होती है, तो अक्सर आप ये नाम सुनते होंगे यूरिया, डीएपी, ये तो बहुत कॉमन सुनते होंगे, यूरिया और डीएपी। अब होता यह है कि एनपीके अनुपात मृदा के प्रकार के हिसाब से अलग अलग होता है, पर यह माना जाता है कि 4:2:1 का रेशियो बहुत अच्छा है। 4 नाइट्रोजन का रेशियो ले लीजिए, 2 फास्फोरस का ले लीजिए और 1 पोटेशियम का ले लीजिए, ये एनपीके वैल्यू होती है, इसे अच्छा माना जाता है। एक चीज और आप समझें कि 2015 में भारत सरकार ने यह कहा था कि हम यूरिया में नीम कोटिंग करेंगे, और 2018 में 50 किलोग्राम के स्थान पर 45 किलोग्राम यूरिया के बैग दिए जाने लगे। भारतीय कृषि किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड ने 2021 में लिक्विड नैनो यूरिया लॉन्च किया। इंडिया में ना एक गोल्ड यूरिया लॉन्च हुआ है जिसके बारे में मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, और एक लिक्विड नैनो यूरिया लॉन्च किया। गुजरात के कलोल में पहला लिक्विड नैनो यूरिया संयंत्र भी बनाया गया। लिक्विड नैनो यूरिया एक नैनो पार्टिकल के रूप में यूरिया है, पारंपरिक यूरिया को बदलने और इसकी आवश्यकता को कम से कम 50% कम करने के लिए विकसित किया गया। जो हम ट्रेडिशनल यूरिया यूज कर रहे हैं उसका यूज कम हो जाए, इसलिए हमने नैनो यूरिया यूज किया है, या इसको कहा जाता है साथियों LNU अर्थात लिक्विड नैनो यूरिया। गुजरात के कलोल में इसका पहला प्लांट लगा है। बस ये बेसिक बातें हो सकता है एग्जाम में, प्रीलिम्स में किसी भी तरीके से पूछ ली जाए तो याद रखिएगा। बाकी मेंस में तो यूज कर ही सकते हो, इंटरव्यू मेंस में ये सारी नई चीजें हैं। अच्छा, आपसे पूछे कि अब जैसे एक टॉपिक है ज्योग्राफी में है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो यही तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। अब कीजिए इन चीजों का इस्तेमाल, लिक्विड नैनो यूरिया का इस्तेमाल कीजिए, गोल्ड यूरिया का यूज कीजिए, तभी तो जाकर के सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगा। तो बस ये बेसिक पता होना चाहिए कि 4:2:1 का रेशियो है, 4:2:1 का अनुपात है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। आगे बढ़ता है इसके बाद, हाँ ये और समझ लें, ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है कि भारत में भूमि स्वामित्व किस प्रकार से। देखिए, ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम की जमीन होती है उन्हें मार्जिनल किसान या सीमांत किसान कहा जाता है। ऐसे किसान जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के जमीन होती है उन्हें लघु किसान कहा जाता है। ऐसे किसान जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर की जमीन होती है उन्हें सेमी मीडियम कहा जाता है। ऐसे किसान जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर की जमीन होती है उन्हें मध्यम किसान कहा जाता है, और ऐसे किसान जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन होती है उन्हें वृहद किसान कहा जाता है। और भारत में यह शेयरिंग है। इंडिया में जो लास्ट डेटा मुझे मिला उस डेटा के हिसाब से आप देखिए कि भारत में 51% मार्जिनल है, 51%, वहीं 19% स्मॉल है, 19%,
फिर 15% सेमी मीडियम है, ठीक, 11% मीडियम है और लार्ज 4%। ये पुराना डेटा है। अभी नया सेंसस होगा, एक एग्रीकल्चर सेंसस होता है इंडिया में हर 5 सालों के बाद, अभी नया आए, उसमें हमें और चीज पता पड़ेगा। फिलहाल जो पुराना डेटा है वो ये कहता है कि भारत में एक व्यक्ति के पास 1.08 हेक्टेयर जमीन है और ये लगातार कम हो रही है। और ये भारतीय कृषि की, अच्छा ये देखिए 2011 के डेटा, 11 में आप देखें, चीजों को कंपेयर करें कि 11 में जो मार्जिनल फार्मर है वो 67% हो गया। मार्जिनल फार्मर कितना हो गया? 67% हो, 67% हो गया। वहीं जो स्मॉल है वो 18 हो गया, 18। तो अरे यही बहुत ज्यादा हो गया। 67 और 18 अगर आप देखें तो लगभग 85% तो यही है। तो भारत में 85% किसान मार्जिनल और स्मॉल हो गए, सीमांत और लघु हो गए। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद सेमी मीडियम में कितने हैं? 10% हैं, 10%। मीडियम में कितने हैं? 4% और लार्ज में 1%। तो क्या हो रहा है? भारत में जोत का आकार लगातार कम हो रहा है। इंडिया में जो होल्डिंग्स का एक एरिया है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम जो हमें यहां पर दिख रही है। ठीक है, तो ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है वो सीमांत हैं, 1 से 2 हेक्टेयर है वो लघु हैं, 2 से 4 जो है वो सेमी मीडियम है, 4 से 10 है वो मीडियम है, 10 हेक्टेयर से अधिक है वो बृहद है। पढ़ लीजिएगा इन चीजों को बहुत ध्यान से एक बार, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है साथियों, ये सारी चीजें इंग्लिश में भी दी गई है। ये आखिरी डेटा शीट है जो मुझे आपके साथ शेयर करना है। एक सेकेंड रुकिएगा, उसमें पानी पी लूं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये डेटा हो गया, ये आपको याद रखना है। इसके बाद एक डेटा और है जो है जल निकायों की जनगणना। वाटर बॉडी सेंसस हुआ था, पता होगा आप लोगों को, बड़ी चर्चा में रहा था वाटर बॉडी सेंसस। ये जल शक्ति मंत्रालय ने कराया था। जल शक्ति मंत्रालय कहता है कि सबसे अधिक जल निकाय पश्चिम बंगाल में है, मोस्ट वाटर बॉडी जो है वो वेस्ट बंगाल में है, और सबसे कम जल निकाय सिक्किम में है। जल निकायों में पहला नंबर तालाब का है, दूसरा नंबर टैंक का है और तीसरा रिजर्वियर का है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक तालाब हैं, आंध्र प्रदेश में टैंक सबसे ज़्यादा हैं, तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें हैं, महाराष्ट्र में सबसे अधिक जल संरक्षण योजनाएं, और जितने भी जल निकाय हैं 97% ग्रामीण क्षेत्रों में और 3% शहरी क्षेत्र। यही तो प्रॉब्लम है, शहरों में लगातार पानी की कमी हो रही है, झीलें और जल निकाय खत्म होते जा रहे हैं। आप देखिए बेंगलुरु की स्थिति पिछले बार ये हो गई थी कि वहां पर पानी की कटौती करनी पड़ी। डे जीरो एक कंसेप्ट है। तो गांव में 97%, 97% जो रिजर्वियर हैं वो गांव में, 3% जो है वो अर्बन इलाकों में। अगेन देख लें कि मोस्ट वाटर बॉडी वेस्ट बंगाल, लीस्ट सिक्किम, वेस्ट बंगाल मोस्ट पॉन्ड, आंध्रा मोस्ट टैंक, तमिलनाडु मोस्ट लेक। ये डेटा है वाटर बॉडी सेंसस। ठीक है, वाटर बॉडी सेंसस। ये कुछ और तथ्य हैं, जैसे भारत की विश्व में क्रम शक्ति क्षमता के आधार पर भारत का तीसरा स्थान है, और विनिमय के हिसाब से, एक्सचेंज के हिसाब से हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत सरकार ने एक ब्रांड लॉन्च किया था, भारत ब्रांड, और भारत ब्रांड के नाम से चावल की खेती शुरू की। राष्ट्रीय किसान आयोग 18 नवंबर 2004 को डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में बनाया गया था। इसमें 2 बातें कही गई थी कि एक तो जो एमएसपी है उसको बढ़ा दिया जाए, दूसरी चीज जो भारतीय कृषि पर जीडीपी का 5% व्यय कीजिए, अभी हम सिर्फ 0.3% का व्यय कर रहे हैं। 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 11 लक्ष्य कृषि से जुड़े हुए हैं।
2023-24 में कृषि के लिए जो ऋण दिया गया वो 20 लाख करोड़ निर्धारित किया गया। तो ये उन्होंने कहा था कि देखो, एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2004 को एक राष्ट्रीय किसान आयोग बनाया गया था। उन्होंने कहा था कि जीडीपी का 5% स्पेंड करो। प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ ना एग्रीकल्चर में जो निवेश है ना, वो कभी भी उसको प्रोडक्टिव बनाने पे नहीं हो रहा है। हमें ज़्यादातर फोकस करना चाहिए कि हम मिट्टी की क्वालिटी कैसे बढ़ाएं, कैसे हम ज़्यादा इरिगेशन सोर्सेज तक पहुंच सकते हैं, इन चीज़ों पर फोकस ज़्यादा करें। इंस्टेड कि हम ना सब्सिडी बहुत ज़्यादा देते हैं, जैसे सीधे किसानों के खाते में पैसा डालना, ये सारे काम हम ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से ना लॉन्ग टर्म फायदे नहीं मिल रहे हमें। और 11 आउट ऑफ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो कृषि से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था, हम पढ़ चुके हैं। और ये सारी चीजें हैं। खाद्यान्न उत्पादन में चीन नंबर 1, अमेरिका नंबर 2, भारत नंबर 3, हमने पढ़ लिया है साथियों ये भी। अशोक हलवाई समिति की सिफारिश पर किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य 2024 कर दिया गया। एक बेसिक डेटा है दैट यू मस्ट बी नोइंग। यहाँ सर ये बेसिक आंकड़े हैं, ठीक है। तो ये मोटे मोटे तौर पर ये कुछ बातें हैं जो याद रखना। यहाँ नाफेड के बारे में याद रखना, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म ही पूछेगा एमपीपीएससी अगर पूछेगा। 2 अक्टूबर 1958 में ये बनाई गई थी मार्केटिंग के लिए। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, रीजनल ऑफिसेस भी हैं। बस इतना नाफेड का फुल फॉर्म याद रखना, ये मार्केटिंग का काम करती है। मध्य प्रदेश की यहाँ पर कुछ बातें हम जैसे एमपी चना, सोयाबीन, दलहन, कुल मसाले, धनिया, मेथी, इन सब में नंबर 1 पर। कुल मसालों की बात हो रही है। कुल खाद्यान्न, कुल तिलहन, गेहूं, आंवला, अजवाइन, मटर में नंबर 2 पर है। मक्का, मोटा अनाज, मूंगफली। लेकिन ये मैं कहूँगा कि देखो ये डेटा आप एमपी जो भी पढ़ा रहे हैं सर, मतलब गौरव सर के डेटा से आप पढ़ें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, यहाँ तक मेरी बात है कि ये जो नेशनल डेटा मैंने आपके साथ शेयर करना था वो हमने पूरा शेयर कर दिया। सारी महत्वपूर्ण बातें हमने आपको बता दी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम चर्चा किसके बारे में कर लेते हैं, करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा कर। करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं। योजनाएं मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, उसका लिस्ट दे दूंगा, आप खुद पढ़ लीजिए, क्योंकि योजनाओं में पढ़ाने जैसा कुछ होता नहीं है। योजना का नाम है, मंत्रालय मैक्सिमम का एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, और उसके अलावा कुछ अलग से नहीं पढ़ना होता। ये जरूर मैं आपको पढ़ा देता हूँ करंट अफेयर एग्रीकल्चर का। जैसे आईसीएआर ने केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदल दिया है और उसका नया नाम राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया। उसका नया नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर कर दिया है। कहां पर है ये? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में है। अब तंबाकू के साथ साथ यहां हल्दी, चिली, कस्तूर, अश्वगंधा, इन सब को भी रिसर्च किया जाएगा। पहले सिर्फ तंबाकू की रिसर्च होती थी, अब नाम बदल के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर कर दिया है। कहां पर है? राजमंड्री नाम की जगह है आंध्र प्रदेश में, वहां पर है। अगला, आईआईटी मद्रास ने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलकर विस्तार नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ताकि कृषि में डिजिटलीकरण को बढ़ाया जा सके, डिजिटलाइजेशन को बढ़ाया जा सके। विस्तार का फुल फॉर्म है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, ठीक है। अगली चीज, नेशनल टर्मेरिक बोर्ड, राष्ट्रीय हल्दी संस्थान बनाया गया है। तो यूनियन मिनिस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये एग्रीकल्चर का नहीं है साथियों, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है, याद रखिएगा साथियों। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का है। तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाया है। हल्दी को गोल्डन स्पाइस कहते हैं, स्वर्ण मसाला कहते हैं। भारत हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा उपभोक्ता और सबसे बड़ा निर्यातक है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु ये लीडिंग प्रोड्यूसर हैं हल्दी। तो अपनी जो लिस्ट है उसमें आप ऐड भी कर सकते हैं। जो लिस्ट आपने बनाई है ना पूरी की पूरी, उसमें आप ऐड कर सकते हो। ये लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। तो निजामाबाद तेलंगाना में गोल्डन स्पाइस हल्दी के लिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाया गया है, कृषि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ये जो बोर्ड बनाए जाते हैं जनरली वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करते हैं। उड़ीसा में बेमौसम बारिश को भी प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है। तो अगर बेमौसम बरसात होती है, अनसीजनल रेनफॉल होती है, तो वो एक नेचुरल कैलेमिटी मानी जाएगी, मतलब किसानों को सहायता दी जाएगी। किसान कवच,
किसान कवच। तो बेंगलुरु में ब्रिक इन स्टीम एक जगह है, बिग एक वो है संस्था है। तो बेंगलुरु में एक संस्था ने साथियों किसान कवच नाम का एक सूट बनाया है, और ये सूट पहन करके अगर किसान फर्टिलाइजर डालेंगे तो उन्हें नुकसान नहीं होगा। कई ऐसे मामले देखे गए जब किसानों को फर्टिलाइजर की वजह से बीमारियां हो गई, तो ये जो किसान कवच है ये इन बीमारियों से बचाएगा। आप जब पेस्टिसाइड डालें, जब भी कीटनाशक डालें, तो इस सूट को पहना जा सकता है। ठीक है, अगला है एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल। एग्रीश्योर फंड बनाया गया है और कृषि निवेश पोर्टल बनाया गया है। ये दोनों स्टार्टअप के लिए। जैसे कृषि निवेश पोर्टल का उद्देश्य ये है साथियों कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जो भी व्यक्ति कृषि में निवेश करना चाहता है उसके लिए एक सिंगल पोर्टल बना दिया गया है। और जो भी स्टार्टअप हैं जो कृषि में काम कर रहे हैं उनको 25 मैं बोल रहा हूँ लाख है कि करोड़ है, तो फंडिंग के लिए एग्रीश्योर फंड बनाया गया। तो इतना याद रखना, इस स्टार्टअप को फंड करता है। फिर एक योजना शुरू की गई है, प्रधानमंत्री प्रणाम योजना। प्रधानमंत्री प्रणाम योजना, प्रधानमंत्री प्रणाम का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रीस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नॉरिशमेंट एंड एमिलरेशन ऑफ मदर अर्थ। बड़ा नाम है, बस हमें इतना याद रखना है। आप सिर्फ इतना याद रखो कि इसका उद्देश्य यह है कि हमें जैविक और प्राकृतिक कृषि को आगे बढ़ाना है। तो अगर ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टॉपिक है ज्योग्राफी में तो वहां ऐड कर देना कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री प्रणाम नाम की योजना को शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि संहिता, नेशनल एग्रीकल्चर कोड। ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने नेशनल एग्रीकल्चर कोड बनाया है, और इसका उद्देश्य यह है, जैसे अभी बिल्डिंग कोड है इंडिया कि इमारतों को कैसे बनाया जाना चाहिए, और अनुसरण भी किया जाता है कुछ कुछ लोगों के द्वारा, हर कोई कर लेता तो क्या क्या कहने। इसी तरीके से एक एग्रीकल्चर कोड बनाया गया है, ये बताने के लिए कि कृषि को कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है, तो वो बनाया किसने है? BIS अर्थात ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने बना। न्यू ब्लू रेवोल्यूशन। अब ब्लू रिवोल्यूशन तो आप जानते हैं, नीली क्रांति आप जानते हैं कि मत्स्य उत्पादन से जुड़ी हुई, मुख्य रूप से मत्स्य उत्पादन से जुड़ी है। मत्स्य उत्पादन में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, तो उसी को और आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये सतत मत्स्य को आगे बढ़ाती है, सस्टेनेबल फिशरी को आगे बढ़ाती है, और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना को शुरू किया है। ठीक है, ये सब कुछ न्यू ब्लू रेवोल्यूशन या नई नीली क्रांति के तहत आ रहा है कि मछलियों का उत्पादन तो बढ़ाना है, लेकिन सतत तरीके से बढ़ाना है, सस्टेनेबल तरीके से बढ़ाना है। इसके बाद है साथियों स्पाइस्ड योजना। स्पाइस्ड योजना, ये मसाला बोर्ड के बारे में याद रखना, मसाला बोर्ड कोचीन में है और ये भी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आता है। जो स्पाइस बोर्ड है वो कोचीन में है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है। इतना याद रखिएगा बस। स्पाइस एक स्कीम है जो अगेन मसालों के उत्पादन को बढ़ाएगी, दैट्स इट। विश्व मृदा स्वास्थ्य सूचकांक, ये यूनेस्को एक रिपोर्ट जारी करता है। वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स, यूनेस्को ये रिपोर्ट जारी करता है। इसमें यह बताया गया है कि भारत का जो 32% भूमि है वो अंडर डिग्रेडेशन है। भारत की जो 32% भूमि है वो अंडर डिग्रेडेशन है, और 25% जो है वो अंडर गोइंग है डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, भारत में यह बताया गया है साथियों कि 32% जो भूमि है वो भूमि क्षरण की स्थिति में है, और 25% भूमि मरुस्थलीकरण की स्थिति में। ये डेटा ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुख्य परीक्षा में बहुत काम आता है ये डेटा। जब जलवायु परिवर्तन वगैरह पे आप लिखोगे, मृदा अपरदन पे आप लिखोगे। ठीक है, फिर ये हमने आपको बता ही दिया था, ये सब चर्चा हो चुकी है। कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र की स्वर्णिम जयंती को मनाया गया है शिक्षा आयोग की सिफारिश पर 1974। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ये देखिए, बैगनी क्रांति और सुगंध मिशन, इंग्लिश में ज्यादा सही है पर्पल रेवोल्यूशन एंड अरोमा मिशन। देखो जो पर्पल रेवोल्यूशन है ना, बैगनी क्रांति, ये जम्मू कश्मीर, समझिएगा, जम्मू कश्मीर में लेवेंडर का उत्पादन बढ़ाने के लिए चलाई। लेवेंडर नाम की एक खेती होती है, लेवेंडर भटा कलर का ही दिखता है, तो बैगनी बोल देंगे आप लोग, ठीक है, हम लोग भटा कलर बोलते हैं। तो भटा कलर जैसा दिखता है वो लेवेंडर। तो लेवेंडर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर में बैगनी क्रांति या पर्पल रेवोल्यूशन चलाया जा रहा है।
एक और बात याद रखना, एक अराकू कॉफी बहुत चर्चा में है। अराकू कॉफी का उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में किया था। तो जो अराकू कॉफी है ये आंध्र प्रदेश में जो अराकू वैली है वहां पर उगाई जाती है, और ये अरेबिका कॉफी का ही एक प्रकार है। भारत में कॉफी में कर्नाटक नंबर 1 पर है, अरेबिका, रोबस्टा, ये दो प्रमुख प्रकार हैं। तो जो अरेबिका है, अरेबिका का ही एक टाइप होता है अराकू कॉफी, और ये आंध्र प्रदेश के अराकू रीजन में उगाई जाती है। यूरिया गोल्ड या गोल्ड यूरिया, ये सल्फर लेपित यूरिया है साथियों, ये सल्फर कोटेड यूरिया है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फर कोटेड यूरिया है, ये है तो यूरिया, लेकिन ये धीरे धीरे रिलीज होता है। धीरे धीरे रिलीज होता है तो पौधे अच्छे से अब्जॉर्व कर लेते हैं, इस वजह से इस यूरिया की खपत कम होती है। दूसरे यूरिया की तुलना में इस यूरिया की खपत थोड़ा सा कम होती है। नाइट्रोजन अधिक मिलता है, पौधों को लंबे समय तक हरा भरा लगता है, ये सारी चीजें इसमें। और ये कहा जाता है कि अगर हम सल्फर कोटेड यूरिया का इस्तेमाल करें तो यूरिया की खपत में 25% तक कमी ला सकते हैं, और हम यूरिया का बड़ी मात्रा में आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे लिए तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमूल ने भी अपनी गोल्डन जुबली बनाई है 1946 में गुजरात के आनंद में। त्रिभुवन दास पटेल और डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है, उन्होंने अमूल की स्थापना की थी, और आज भारत के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादों में अमूल। ये हो गया साथियों करंट अफेयर। ये पूरा का पूरा एग्रीकल्चर का करंट अफेयर, एक साल में सबसे महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर का जो डेटा था वो मैंने आपके सामने रख दिया, मुश्किल से 17 पॉइंट में, 2-4 पेज की स्लाइड में। अगली चीज आप ये समझें कि ये प्रधानमंत्री ने हाल ही में 2 सितंबर 2024 को 7 योजनाएं कृषि के लिए जारी की थी। डिजिटल कृषि मिशन योजना, जिसके तहत एग्री स्टैक और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है जो जुड़ा हुआ है डिजिटलाइजेशन और डेटा, जीआईएस डेटा से। दूसरा, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान योजना, कृषि शिक्षा प्रबंधन योजना, पशुधन योजना, बागवानी के लिए सतत योजना, कृषि विज्ञान, ये सारी 7 योजनाएं लॉन्च की। 7 डिफरेंट स्कीम्स वर लॉन्च्ड बाय। अब ये यहां पर भी हमने साथियों 20 महत्वपूर्ण योजनाएं लिखी हैं। आप सारी योजनाओं को एक बार गो थ्रू कर लें, बस पढ़ लें। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 में आई थी, 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ 4 मासिक किस्तों में मिल रहा है। ठीक है, 3 वो देख, हाँ 3 = 4 मंथली इंस्टॉल, इंग्लिश में गलत, हिंदी में गलत हो गया है, मतलब 2,000 की 3 किस्तें मिलती हैं 4-4 महीने के अंतराल पर। फिर है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये भी शुरू किया गया था साथियों। फिर एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। ये सारी योजनाओं का हमने यहाँ पर एक लिस्ट बना दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा पढ़ने में। ठीक, ये एक जगह हमने लिस्ट बना दी है। इसमें सिंचाई योजना बस नहीं है, वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, बाकी सारी योजनाओं का हमने एक लिस्ट बना दिया है। ये 16 योजनाएं हैं महत्वपूर्ण, जैसे नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नैम, अप्रैल 2016, अभी भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एफएमएमसी मंडी को आपस में जोड़ देता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें फिर जो हमने पढ़ाया उसी के ग्राफ भी दिए गए हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ ग्राफ मैं आपके साथ अगर डिस्कस करूं, एक दो ग्राफ में, जैसे ये एक ग्राफ है सस्टेनेबल मूवमेंट इन जीडीपी ग्रोथ, तो अभी आपको बताया कि भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है वो 8.2 से 8.2 पे ग्रो की है, 8.2 ग्रोथ हुआ है। फिर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, तो नंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सिंगल स्टेट एक्ट, तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में चौथे नंबर पर आ रहा है। और वहीं नंबर ऑफ कोऑपरेटिव रजिस्टर्ड अंडर MSCS, तो इसमें भी महाराष्ट्र नंबर 1 पर, इसमें मध्य प्रदेश तो बिल्कुल 100 से भी कम है साथियों। ठीक है, 100 से भी कम सोसाइटियां हैं। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वृद्धि बताई गई है कि वृद्धि कितना हुई है, लेकिन ये 2022-23 तक है, 23-24 का डेटा नहीं है। तो इसमें क्रॉप आप देखिए, फसल, फसल में भी आप देखें तो 2019 में थोड़ा ज़्यादा था, फिर कम हुआ, फिर थोड़ा सा बढ़ा, अभी थोड़ा बढ़ा। ठीक है, पशुपालन लाइव स्टॉक को भी आप देखें तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, घटा है, घटा है, अभी और घटा है। फिशिंग में देखें तो फिशिंग में तो साथियों 2000 बहुत बड़ा बूम आया था, अभी ये बूम थोड़ा सा नीचे हुआ है, तो ये एक डेटा है।
अभी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो था वो हमने आपके लिए ऑलरेडी बता दिया। ये मुझे लगता है ये बहुत अच्छा डेटा है। ये एक डेटा है साथियों, दिस इज वेरी 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 गुड डेटा। ये ना आपको मेंस में काम आ सकता है, यहाँ तो नहीं। इसमें ये बताया गया है कि इंडिया का प्रोडक्टिविटी कितना है, उत्पादकता बताई गई है। तो इसमें आप देखें कि वर्ल्ड और इंडिया को कंपेयर किया गया है। दुनिया में ऐसे देश भी हैं जो 1 हेक्टेयर में, समझिएगा, 1 हेक्टेयर में लगभग 7,000 किलोग्राम धान का उत्पादन कर रहे हैं, और भारत लगभग 4,000 किलोग्राम पर हेक्टेयर पर अटका। ऐसे भी देश हैं जो 1 हेक्टेयर में लगभग आप देख पाइए कि 11,000 किलोग्राम पर हेक्टेयर का मक्के का उत्पादन कर रहे हैं। और भारत कहां अटका हुआ है? तो भारत लगभग वही 3,000 के आसपास अटका। ये बहुत बढ़िया चीज है कि प्रोडक्टिविटी किस प्रकार से हो रही है, उत्पादकता का डेटा क्या है ये बता रहा है। एक और डेटा है जो आपको हेल्प करेगा आगे, वो है जल उपभोग, कि भारत किस फसल में कितने ज्यादा पानी का उपभोग कर रहा है। देखो, गेहूं में तो हमारा उपभोग एक जैसा ही, लेकिन जब मक्के की बात आती है तो मक्का में हम दुनिया की तुलना में ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब चावल की बात आती है तो उसमें भी हम ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करना होगा, तभी हम इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद यही है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। सारा डेटा ड्रिवन लेक्चर था। ओके, इसके बाद साथियों अब मैं तैयार कर रहा हूँ यूनिट 9 और खनिज। तो यूनिट 9 का अपडेटेड डेटा मोस्ट प्रोबेबली, क्या मोस्ट नहीं, 100% मैं आपको परसों दे दूंगा। परसों की क्लास रात में 10 बजे आपको यूनिट 9 का अपडेटेड डेटा मिल जाएगा। फिर मिनरल और एनर्जी, 2 टॉपिक हमारे और बचते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। डेटा जो भी मैंने पढ़ाया उसको रिकॉल कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है वो आपके दिमाग में रहे। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।